Hello everybody and hello students. Today we are doing a friction part 2. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने cause of friction, laws of frictions, बेसिक चीज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है दैट वी मस्ट थोड़ा उसके ऊपर और काम करेंगे. विल डू फ्यू न्यूमेरिकल्स, 1 or 2 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे. देन विल बी गोइंग फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज. इसके बारे में पढ़ेंगे. सो आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है और क्वेश्चंस भी काफी अच्छे होंगे आपको. तो हर चीज को आपको देख के समझ करके चलना होगा. सो सिंसियरली स्टडी दिस लेक्चर, बी वेरी सिंसियर एंड हर बात पे ध्यान देते हुए चलिएगा. सो लेट्स एंटर इन लेक्चर. सो दिस इज द फोकस ऑफ आवर लेक्चर टुडे इज नाउ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द लास्ट लेक्चर. न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लास्ट लेक्चर जो हमने पीछे का लेक्चर किया उस पे कुछ छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करेंगे. फिर हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे. दिस इज पार्ट 2 ऑफ फ्रिक्शन है ये हमारा. दिस इज पार्ट 2 ऑफ फ्रिक्शन और अगली बार जो हमारा लेक्चर होगा वो फ्रिक्शन को और लॉज ऑफ मोशन जो अभी हमने पीछे पढ़ रहे हैं उन सबको कंबाइन करते हुए क्वेश्चंस अलग तरीके के बनेंगे. सो चलिए अगले पेज पे चलते हैं. लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस टू. So now here is a question for us. So now we have this question that there is a 5 kilogram body staying on a surface, rough surface, and this rough surface has coefficient of friction like mu s is 0.3 and mu k is equal to 0.25. मैंने आपको इस लेक्चर के बिगनिंग में ही मैंने कहा है कि हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा है उससे रिलेटेड पहले एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे. उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझ लेंगे और फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लायक बनेंगे. तो मैंने यहाँ पे जो सरफेस लिया है, यहाँ पे जो बॉडी रखी है, यहाँ पे म्यू एस और म्यू के मैंने सेपरेटली दे रखा है. 0.3 और 0.25 दे रखा है. 5 किलोग्राम की बॉडी है. एफ लगा रहा फोर्स, जी को हमें 10 मान के चलना है. सो अगर फोर्स 10 न्यूटन है, 12 न्यूटन है, 15 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, तो हमें उस केस में इस मास का एक्सेलरेशन और हर बार जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट कि कितना होगा. सो लेट्स डू इट. सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं हम लोग. और सो दिस इज लाइक एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन रखते हैं. एफ 10 न्यूटन रखते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करें. आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स और वहाँ पे काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको नोट्स भी लिखवा दिए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने उसको देखा होगा और समझा होगा. तो इस केस में ये जो 5 किलोग्राम की बॉडी जब यहाँ रखी गई है, यहाँ पे 5 kg की बॉडी है, तो इसका एम जी लग रहा होगा ऐसे. दैट इज 5 into g, दैट इज 50 न्यूटन, चूंकि जी को 10 बोला गया है. अब यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा. ये दोनों एक ही लाइन पे होंगे. सो n इज इक्वल टू 50 न्यूटन. एन कितना है? 50 न्यूटन आ गया. और एन 50 न्यूटन है तो म्यू एस एन दैट इज एफ लिमिटिंग. एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितना हुआ जी? एफ लिमिट इज म्यू एस इंटू एन. So mu s is 0.3 और n is 50. This comes out 15 न्यूटन. All right. अब अगर आप यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, इफ यू आर अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स, so this 10 न्यूटन फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. तो सिंस F is less than F limiting, F limiting से छोटा है, तो यहाँ मोशन नहीं हो सकता. सो नो मोशन, नो मोशन, नो मोशन. मोशन होगा ही नहीं होगा. दैट इज नो रिलेटिव मोशन. नो रिलेटिव मोशन हो रहा मतलब फाइनली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इनके बीच का जो इंटरलॉकिंग है वो इंटरलॉकिंग इसको अपोज करेगा और उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 50 न्यूटन. लेकिन ये 10 लग रहा है तो वो 10 15 नहीं लगाएगा, वो 10 ही लगाएगा. तब उस केस में फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू जस्ट 10 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. मतलब आपने यहाँ 10 न्यूटन लगाया तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो आया वो कितने के बराबर है? दैट इज एफ. एंड दिस एफ इज, क्योंकि एफ जो आपने लगा रखा है एफ लिमिटिंग से छोटा है, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसके इक्वल एंड अपोजिट होता है. यानी कि दिस इज हाउ द फर्स्ट पार्ट इज डन. नाउ इन सेकेंड केस लाइक एफ इज इक्वल टू 12 न्यूटन की अगर हम बात करें, तो अगर 12 न्यूटन की बात करेंगे तो अगेन जो हमारा 12 न्यूटन है वो एफ लिमिटिंग से क्या है? छोटा है भाई. क्योंकि 12 एफ लिमिटिंग कितना आ रहा है हमारा? 15 न्यूटन आ रहा है.
और यहाँ हमने कितना लगाया, 12 न्यूटन। सो 12 न्यूटन जो हमने लगाया है यहाँ पे, सो व्हाट वी फाइंड दिस इज एफ लिमिटिंग इज। अब यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर 0.25 लेके चलते, म्यू के को 0.25 लेके चल रहे होते, तब क्या हो रहा होता। तो भाई आप तो ये तब आएगा ना जब रिलेटिव मोशन एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा एंड मोशन विल टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली, देन दिस म्यू के विल कम इनटू द एक्शन। तो अगर एफ इज इक्वल टू 12 न्यूटन है तो 12 न्यूटन से तो ये इंटरलॉकिंग टूटेगी नहीं, इसका मतलब कि भैया नो मोशन, कोई मोशन नहीं होगा। और मतलब एक्सेलरेशन 0 डिग्री होगा, एक्सेलरेशन सॉरी एक्सेलरेशन 0 होगा, 0 डिग्री कह रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन 0 होगा। एंड फ्रिक्शन फोर्स उस केस में भाई दैट विल बी 12 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स इज 12 न्यूटन। ओके, नाउ थर्ड केस में जब एफ हमारा 15 न्यूटन है, तो अगर आपने 15 न्यूटन लगा दिया तो अब ये मान के चलिए कि ये इंटरलॉकिंग धीरे धीरे 15 न्यूटन लगा दिया और 15 न्यूटन आप लगाते रहेंगे, ये इसकी स्ट्रेंथ है भाई, इस पे हम मान लेंगे कि ये इंटरलॉकिंग टूट जाएगा। तो अगर 15 न्यूटन आपने लगा दिया एंड फॉर श्योर 15 न्यूटन लगाने पे हम ये मान के चलेंगे कि मोशन होएगा और इंटरलॉकिंग टूट जाएगी, तो सिंस रिलेटिव मोशन विल टेक प्लेस, रिलेटिव मोशन विल टेक प्लेस 15 न्यूटन पे विल टेक प्लेस, क्योंकि एफ 50 न्यूटन है। सो दिस एफ इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग दे रखा है, तो एफ लिमिटिंग के बराबर दे रखा है, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि रिलेटिव मोशन विल टेक प्लेस। और जब एक बार रिलेटिव मोशन होगा और कंटिन्यूअसली आप 15 न्यूटन लगा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे म्यू के विल कम इनटू द एक्शन। तो अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकाला जाएगा, दैट विल बी म्यू के इनटू एन, एंड दैट विल बी 0.25 इनटू दिस नॉर्मल रिएक्शन दैट इज 50। तो अगर 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि दिस इज 50/4 दैट इज 12.5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स इज 12.5 न्यूटन हो जाएगा। एंड तब नेट फोर्स कितना हो गया इस बॉडी पे, दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू बाय 15 माइनस 12.5 एंड दैट कम्स आउट 2.5 न्यूटन, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज नाउ 2.5 this divided by 5 that is 1/2 meter per second square। तो माइंड यू कि 15 लगाया और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी 15 है, और अगर आप 15 लगाएंगे तो ये हम मान के चलेंगे कि 15 लगाते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कंसिस्टेंटली अगर 15 न्यूटन लगाते रहे तो ये टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो मोशन होगा, मोशन होगा तो हम म्यू के यूज करेंगे। और फोर्थ केस में तो कोई मतलब ही नहीं रहता कि ये 20 न्यूटन लगा रखा है तो वो लिमिटिंग से तो बहुत ज्यादा है, फॉर श्योर सिर्फ म्यू के लेके चलना है। सो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैंने 12.5 न्यूटन मान लिया है, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। एफ लिमिटिंग से कम फ्रिक्शन क्यों मान लिया, क्योंकि आपने 15 न्यूटन लगाया है, ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो ये मोशन होता रहेगा, मोशन होता रहेगा तो यहाँ म्यू के ही लेके चलना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मत समझना कि ये 15 से बड़ा होगा तभी प्रॉपर मोशन हो पाएगा, क्योंकि 15 आप लगाते रहेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो जाना है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, वो 15 लगाओगे तो 15 लगाते रहोगे तो टूट जाएगा, टूट जाएगा तो भैया एक बार यहाँ से आगे चला तो फिर दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पे कोई डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए आप में से किसी के दिमाग में, ठीक है। और अब अगर हमने इसको 20 न्यूटन लगा दिया तब भी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अब एफ लिमिटिंग तो भले 15 है बट हमारा फोर्स 20 न्यूटन है, तो अगले पे पार्ट में लाइक एफ इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, सो रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन विल हैपन, रिलेटिव मोशन विल टेक प्लेस, ये होगा। और जब रिलेटिव मोशन होगा तो हम काइनेटिक म्यू के ले लेंगे, तब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होगा, एफ काइनेटिक लिखेंगे, एंड दैट विल बी अगेन 12.5 न्यूटन। और अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होगा जी, 20 माइनस 12.5 निकालेंगे, यानी कि 7.5 का 7.5 न्यूटन डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो इससे हमारे पास ये किलोग्राम है, इससे हमारा एक्सेलरेशन निकल के आएगा। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, दिस इज 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स भी हर बार निकाल लिया, यहाँ एफ काइनेटिक दिखा दिया, यहाँ एफ काइनेटिक दिखा दिया, यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स हमने। व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड इज कि अगर हमने ये 20 लगाया है तो 0.25 है, तो 0.25 है यानी कि 50, दिस इज 5g, 50 इंटू 0.25 इज 12.5 न्यूटन, 50/4 0.25 कौन दो, ठीक है, 1/50/4 12.5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये ढाई आ गया, ढाई अपॉन 5 1/2 हो गया, और यहाँ पे ये 20 माइनस 12.5 करेंगे तो दैट विल बी 7.5 डिवाइडेड बाई 5, ढाई के टेबल में करो तो ढाई इंटू 3 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन होगा। So this is how this question is क्वेश्चन हैज बीन टेकन। 5
10 पे, 12 पे, 15 पे और 20 पे. दिस इज हाउ वी हैव डन इट. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास और क्या नया सीखने को मिलता है. So guys, look at this here. I mean, if since f is greater than f limit लिख दिया गया है, जबकि यहाँ पे f 10 न्यूटन से छोटा है, so this is we have to write like this. f is less than 10 न्यूटन, f लिमिटिंग से छोटा है, इसलिए no motion. There was an error of this. Anyway, I hope you all have got it. So let's go to the next page and find another question. So see how we are doing this question. Now here this F is 10 Newton and this is making angle 30 degree. This is 3 किलोग्राम बॉडी और ये सरफेस के साथ इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4 है. 10 न्यूटन कोई बंदा ऊपर से लगा रखा है यहाँ पे. तो इस केस में पूछा जा रहा है कि फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ मास इफ F इज इक्वल टू 10 न्यूटन. पहले केस का क्या पार्ट होगा? हाउ विल बी सॉल्विंग दिस फर्स्ट पार्ट? लाइक सो वी आर सेइंग दैट कि भाई F 10 न्यूटन लगा रखा है हमने, ये 10 न्यूटन लगा रखा है. ऑलराइट, तो पहले तो नॉर्मल रिएक्शन हम यहाँ पे देखना पड़ेगा. नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए बड़ा आसान नहीं होगा. आई मीन फोर्स के कंपोनेंट इधर दिखाओगे तो ये 10 cos 30 दैट इज 5√3 हो जाएगा और 10 sin 30 यानी कि इधर 5 हो जाएगा, एक 5 ये भी लगेगा. तो नॉर्मल रिएक्शन लगाने के लिए जाओगे तो 33g नीचे की तरफ है, यानी कि 30 न्यूटन नीचे की तरफ है, फिर एक 10 न्यूटन भी नीचे की तरफ है. राइट, 30 न्यूटन है, 10 न्यूटन है और ऊपर की तरफ 5 लग रहा है. सो दैट इज normal reaction plus 5 that should be equal to नीचे की तरफ 30 plus 10. So from here normal reaction is how much? That is 30 और 10 40 minus 5 that is 35 न्यूटन का normal reaction होगा. तो F limiting कितना होगा? How much this F limiting is? F limiting is 35 into 0.4. 35 into 0.4. So this comes out 14 Newton. How much? 14 Newton. तो 14 न्यूटन का एफ लिमिटिंग है हमारे पास और इधर हमारे पास कितना है? 5√3 आया है. So if this is 5√3, so now first case में like if f is 10, if f is 10, then right, so 5√3 will be less than 14 Newton. Therefore, no motion, no motion, कोई motion नहीं होगा. And friction force will be equal to how much? That friction force will be equal to 5√3 Newton. जितना इधर लग रहा है इतने के बराबर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग जाएगा. तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा. दैट फ्रिक्शन फोर्स इज दिस. अब यहाँ पे मोशन हो नहीं रहा है, रिलेटिव मोशन हो नहीं पाया, जितना इधर लग रहा है इतना इधर फ्रिक्शन फोर्स लग गया और दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. क्योंकि आपका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो 5√3 है दैट इज लेस देन 14 न्यूटन. देयरफॉर दिस इज हाउ इट लाइक एफ 10 न्यूटन है तो 5√3 14 से कम होगा तो भैया नो मोशन होगा, इसलिए फ्रिक्शन सिर्फ इतना ही हो जाएगा जितना ये लगा इस तरीके से. नंबर 2 पार्ट की बात करें कि अगर हम इस एफ को 40 न्यूटन कर देते, मेक दिस 40 न्यूटन. नाउ व्हाट हैपेंस इन दैट केस? तो अब ये 5 न्यूटन रिप्लेस हो जाएगा. अगर ये 40 न्यूटन रख गया तो इधर 40 cos 30 आएगा. तो अब यहाँ पे लेट मी यूज अनदर कलर एंड फ्रॉम देयर यू कैन अंडरस्टैंड. आई यूज लेट्स सपोज दिस कलर आई एम यूजिंग. राइट, तो अब ये 5√3 को हमने यहाँ से हटा दिया और 5√3 को हटा करके हमने कितना, ये 40 है तो 40 cos 30 दैट इज 20√3 आ जाएगा. दिस विल बी 20√3. यहाँ पे 20√3 होगा और इधर 40 sin 30 यानी कि इस 5 को हटा करके हमें यहाँ क्या कर देना है? 20 न्यूटन कर देना है. अब 20 न्यूटन इधर लग गया जी. तब अब नॉर्मल रिएक्शन अगर आप निकालने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? नाउ इन दिस सिचुएशन एन ऊपर जो लग रहा है प्लस ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? 20 लग गया. नीचे क्या लगा जी? 30 और क्या हुआ? 10. दिस 30 नीचे और 10 ऐसे लग रहा है. 40 का तो ये कंपोनेंट इधर आ गया. सो दिस इंप्लाइज नॉर्मल रिएक्शन इज नाउ 20 न्यूटन. ये 20 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन हो गया. तब अब आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? बदल गया. नाउ द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज हाउ मच? एफ लिमिटिंग की अगर बात करेंगे तो एफ लिमिटिंग कितना हो गया आपके पास? दैट इज 0.4 into 20 दैट इज 20 into 0.4 दैट कम्स आउट 8 न्यूटन. तो ये 8 न्यूटन हो गया और ये कितना है? 20√3 है. सो नाउ we can say that 20√3 which is more than 8 Newton. Therefore, I mean relative motion will take place. The relative motion will take place. अब तो ये होगा भाई जब यहाँ पे और यहाँ पे म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दे रखा है. सो इट मीन्स जो म्यू है वही म्यू एस है और वही म्यू के है.
तब यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया, जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज 20√3 माइनस 8, ये आपका नेट फोर्स हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया जी, 20√3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई मास, दैट मास इज 3 kg। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन। और अब फ्रिक्शन फोर्स कितने के बराबर हो गया यहाँ पे, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज हाउ मच, सो दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये तो 20√3 है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जितनी है वो पूरा का पूरा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग जाएगा। दिस इज हाउ दिस वी आर डूइंग इट। सो नाउ आई वुड लाइक टू टीच यू व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स। पहले कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज की बात करेंगे बारी बारी से। यहाँ तक आप मेरे ख्याल से समझ रहे हैं म्यू एस म्यू के, और ये बेसिक बात आप समझ गए हैं। तो अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। Before I go to the topic of contact force, I thought that I should teach you firstly like if applied versus friction graph. अगर हम अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ को समझने की कोशिश करें, अभी जो पीछे हमने क्वेश्चंस किया था, इन क्वेश्चंस में हमने समझ लिया और हमें ये भी पता है कि फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हो रहा है। तो आपने यहाँ भी देखा कि अलग अलग फोर्स जब आप लगा रहे थे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बदल रही थी। यहाँ पे भी आपने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स कुछ आ रहा है, फिर बाद में कुछ और आ रहा है। तो अगर एफ अप्लाइड वर्सेस फ्रिक्शन की ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। देखो जब स्टार्टिंग में, यानी कि जब तक आप, इफ यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, इफ यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, अगर मैं एक ये लाइन ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, राइट, एंड आई से दैट दिस इज डॉटेड, कुछ इस तरीके से इसको डॉटेड बना दिया। इफ यू लुक एट दिस, और इस पे हमने एफ अप्लाइड लिया है, यानी कि स्टार्टिंग में अगर आपने अप्लाइड फोर्स जीरो रखा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, जीरो है। जब आपने एफ अप्लाइड बढ़ाया यहाँ पे आए तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो गया, बढ़ गया। और बढ़ाया एफ अप्लाइड तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया। और बढ़ाया आपने तो ये भी बढ़ गया। अब यहाँ पे चले आए, यानी कि इस जगह तक आपका, इस पॉइंट तक आप चले आए, यानी कि एफ अप्लाइड बढ़ाए तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। अब आप सपोज कर लो, आप देख रहे हैं यहाँ तक बिल्कुल ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, यानी इनके बीच में, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स दोनों की वैल्यूज क्या होती है, इक्वल होती हैं। डेफिनेटली देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। तो आप अगर एफ अप्लाइड बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे आप एक ऐसी जगह पे पहुंच गए, यानी कि ये वाली जो जगह देख रहे हैं, यानी कि इस जगह पे, दिस इज वी से दैट कि ये पोजीशन है, ये आपका एफ लिमिटिंग है, एफ लिमिटिंग है। तो एफ लिमिटिंग के ठीक पहले तक, एफ लिमिटिंग के ठीक पहले तक तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। थोड़ा सा यहाँ पे बिहेवियर जो है इस ग्राफ का स्ट्रेट लाइन के बजाय थोड़ा कुछ और होता है, बट दिस इज ऑलमोस्ट, हम लोग यहाँ तक मानते हैं। यानी कि ये जो आपने एफ अप्लाइड लगाया, तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारा, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एफ लिमिटिंग, दिस इज कॉल्ड एफ लिमिटिंग, ये एफ लिमिट है। और वंस अगर आप एफ अप्लाइड इसके बावजूद भी आप बढ़ा रहे हैं, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बढ़ा रहे हैं, तो अब फ्रिक्शन फोर्स भाई क्या होगा, इट विल रिड्यूस एंड इट विल बिकम एफ काइनेटिक। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली ये वाली जो लाइन है, दिस इज एफ काइनेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एफ लिमिटिंग हो गया। ये इस बीच में जो फोर्सेस हैं, यहाँ के जो फ्रिक्शन को हम लोग इन जनरल स्टैटिक फ्रिक्शन कह देते हैं, वी कॉल इट स्टैटिक फ्रिक्शन। वैसे व्हाट आई मीन टू से इज कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन कह दिया, ये हमारा जो ग्रीन लाइन से ये जो दिखा रहा है ये एफ लिमिटिंग हो गया। और ये जो फोर्स है हमारा, दिस इज कॉल्ड एफ काइनेटिक, दिस इज एफ काइनेटिक, राइट, दिस इज हाउ। सो व्हाट वी आर सेइंग कि अगर एक बार मोशन हो गया तो फिर फ्रिक्शन फोर्स, आई मीन अब जो नए इंटरलॉकिंग बन रहे होते हैं उनको, दे आर नॉट एबल टू अपोज इक्वली, एज इक्वली दिस, पहले से जो होल्ड था काफी देर से बना हुआ था, वो जो उसको अपोज कर रहा था वो उतना वो नहीं कर पाते, उतने के बराबर नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये हम लोग कम कर लेते हैं। बट बहुत सारे क्वेश्चन में जहाँ म्यूएस और म्यूके की वैल्यू सेम दी जाती है, तो हम ये मानते हैं कि उस केस में जो ये वैल्यूज आई म्यू जो एफ लिमिटिंग का है, उसके बाद ये ग्राफ बिल्कुल सीधे ऐसे बन जाएगा। अगर कहीं पे म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम हो रहा है, दिखा रखा है, तो उस केस में हम ये मानेंगे कि एफ अप्लाइड, यानी कि यहाँ तक पहुंचा और उसके बाद एफ अप्लाइड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन ऑलवेज एफ लिमिटिंग के बराबर होगा। सो ये ध्यान रखने की बात है। और ये एंगल कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी दिस एंगल। तो अब देखो जी, जैसे जैसे एफ अप्लाइड बढ़ा रहे थे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा था, एफ लिमिटिंग तक ये काम चला, तो दिस एंगल हैज टू बी लाइक, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और एफ फ्रिक्शन फोर्स और एफ अप्लाइड दोनों बराबर की तरफ आ रहे हैं, तो ये एंगल 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब ये बाय द वे जो एंगल
दिख रहा है, इसको हम 45 लिख रहे हैं, देखने में ये जरूर साफ लग रहा है कि ये वाला बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो दिस इज एरर। आई मीन 45 डिग्री थोड़ा ये होना चाहिए, इट शुड बी। तो मैं इसको, मैं मान के चल रहा हूँ कि यू अंडरस्टैंड कि ये ए 45 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए। ये आपको अगर तंग करेगा तो आप इसको कुछ ऐसे ग्राफ बना लीजिएगा। आई मीन दिस इज हाउ यू शुड ड्रॉ। ऐसे ले लीजिए और आपको ये लगना चाहिए कि ये एफ बिल्कुल 45 डिग्री पे है, लाइक दिस इज हाउ इट इज। और फिर हम ऐसे बिल्कुल, अब इसमें कोई आपको फिर आप थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा के और फिर यहाँ से ऐसे भी हो सकता है और ये थोड़ा नीचे भी जा सकता है, अगर म्यू ऐसे भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। तो अगर म्यू एस और म्यू के अलग अलग होंगे, मतलब अगर म्यू एस और म्यू के बराबर हुआ तो ये ग्राफ होगा, और अगर म्यू के लेस देन म्यू एस हुआ तो ये यहाँ से आके ऐसे चला जाएगा। और इस जगह तक, ये जो जगह हमें दिखाई दे रही है, ये इस जगह तक ये एंगल हमारा 45 डिग्री होगा। और यहाँ पे ये एफ अप्लाइड और ये जो एफ लिमिटिंग है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। समझ गए आप? सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। इस तरीके से, यानी कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स लिया और यहाँ पे मैंने अप्लाइड फोर्स ले लिया, और यहाँ दिखा दिया कि म्यू एस म्यू के बराबर है तो ऐसे हो जाएगा, और म्यू के म्यू एस से छोटा है तो ये यहाँ से नीचे आकर के फिर ऐसे चला जाएगा। तो एफ अप्लाइड वर्सेस फ्रिक्शन का ग्राफ हमने समझा दिया है। दिस एंगल इज 45 डिग्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या चीज है उसके बारे में बात करते हैं, और फिर हम आगे चलते हैं। सो अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये क्या चीज है भाई, व्हाट इज दिस कॉन्टैक्ट फोर्स? सो अब मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप सपोज कर लो कोई सरफेस लेते हो, इस सरफेस पे आपने कोई बॉडी रख दी, इस सरफेस पे आपने कोई बॉडी रख दी, लेट्स सपोज यू हैव केप्ट अ बॉडी हियर, और इस बॉडी को आपने रखा है यहाँ पे। सो यू नो ना, लाइक यहाँ पे एक एमजी लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। यस, आई मीन इस जगह पे एक एमजी लग रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे एक एमजी लग रहा होगा और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो नॉर्मल रिएक्शन, ये एमजी है, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अभी अगर आप अ, ये दिस नॉर्मल रिएक्शन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, ये इन किसके बराबर हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर हुआ। अब एक दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं। तो दूसरे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, लाइक वी पुट दिस बॉडी हियर, और यहाँ पे फिर यही बॉडी ले जा करके यहाँ पे रख देते हैं, लाइक दिस, ऐसे रख दिया। और अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जी, कुछ इस तरीके से, ओके। एमजी भी लग रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे एक एमजी भी लग रहा है नीचे की तरफ ऐसे इसका, ओके। एमजी कॉन्टैक्ट फोर्स में नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन को हम कॉन्टैक्ट फोर्स में मान रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अगर आपने कोई फोर्स लगाया इस बॉडी के ऊपर, इफ यू हैव अप्लाइड सम फोर्स, एंड आपने फोर्स लगा करके इस बॉडी को मूव कराना चाहा, फोर्स लगा के आपने इस बॉडी को मूव कराना चाहा, तब क्या होगा? तब यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी विल कम इनटू द प्ले। यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा इस जगह पे काम करने के लिए। इफ दिस यू हैव अप्लाइड, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगा भाई। तो अब आपका अगर ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये एफ आपने लगाया, एफ अप्लाइड है आपका, यू नो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज एमजी, और ये फ्रिक्शन फोर्स है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन दोनों मिल गए, ये इसको फ्रिक्शन को भी कांटेक्ट करेंगे, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? तो नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स का अगर रिजल्टेंट की बात करेंगे, तो विल से लाइक दिस, ध्यान देना है आपको इस बात पे कि इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये, भले मैंने नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ से, एक मिनट, आई वुड लाइक कि ये नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग ऐसे दिखाएं, इस जगह से, ये नॉर्मल रिएक्शन दिखाया है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन को मैंने यहाँ से दिखा दिया, और फ्रिक्शन फोर्स को मैंने दिखा ही रखा आपको यहाँ से, दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स दिखा रखा है।
अब जो ये नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, कुछ इस तरीके से हम उसको दिखाएं कि भाई ये जो रिजल्टेंट हुआ, ये नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट कहलाएगा। यस, लाइक दिस। अब ये जो हमारे पास है यहाँ पे, ये नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है, दिस इज कांटेक्ट फोर्स। अब यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स ये आ गया, ठीक है जी। सो अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही नॉर्मल रिएक्शन है, दिस इज कांटेक्ट फोर्स होगा। और अगर नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स दोनों लग रहे हैं, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कांटेक्ट फोर्स होगा। तो यहाँ पे अगर कांटेक्ट फोर्स कोई जानना चाहे, कांटेक्ट फोर्स, तो वो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, दैट इज एफ स्क्वायर और नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर, दिस इज योर कांटेक्ट फोर्स। सो कांटेक्ट का मतलब कि जब कोई बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो उस टाइम पे इस पे ये भी लग रहा है, लेकिन ये कांटेक्ट फोर्स कब आएगा काम, ये फ्रिक्शन फोर्स कब कांटेक्ट फोर्स के अंदर काउंट किया जाएगा, जब इस पे जरा भी फोर्स लगा करके चल मूव कराने की कोशिश करोगे, और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, इसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। सो एक केस में ये कांटेक्ट फोर्स है, दूसरे केस में ये कांटेक्ट फोर्स है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू से, दैट कि कांटेक्ट फोर्स जो होता है, उसका जो कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है, और कांटेक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है। इज दैट ओके ना? सो अगर एफ सी कांटेक्ट फोर्स मैंने कहा, तो इसका दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। और एफ सी पैरेलल टू सरफेस अगर बात करोगे, तो ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो ये दो बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है के बारे में, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में आपको समझा दिया गया। नाउ वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि भाई, पिछले लेक्चर में मैंने बात कही थी कि जो म्यू है हमारा, वो एक्चुअली ए और बी दो बॉडीज जो कांटेक्ट में है, उनके केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। बट वी आर स्टडिंग फिजिक्स, तो हमें उस केमिस्ट्री, यानी कि उनकी जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री की वजह से उनके फिजिकल, भाई किसी के अंदर जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री का अगर डिफरेंट है, तो वो क्या होगा, फिजिक्स के नजर में आएगा, फिजिकल बिहेवियर में चेंज के नजर के, फिजिकल बिहेवियर के डिफरेंट होएगा। लाइक ए और बी, दिस टू आर फिजिकली डिफरेंट बिकॉज उनकी केमिस्ट्री अंदर की डिफरेंट मान सकते हैं। सो म्यू अगर डिफरेंट है, तो भाई म्यू डिफरेंट है, तो वो फिजिकल वेरिएशन में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। अब हमें उस म्यू को निकालना है, तो म्यू को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके डेवलप किए गए। वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अनदर इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर। सो नाउ वी हैव लाइक एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने कोई बॉडी रख रखी है, एंड उस बॉडी का मास m। तो अगर m मास की बॉडी हमने रखी है, तो इसका ये क्या होगा, mg लगेगा इधर की तरफ, फिर इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर की तरफ। और सपोज करो हमने यहाँ कोई फोर्स F लगा रखा है, आई मीन F अप्लाइड हमने कह दिया। सो इस F अप्लाइड की वजह से यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, देयर विल बी सम फ्रिक्शन फोर्स ओवर हियर। तो जो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, और जो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, उसका जो रिजल्टेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, ये कांटेक्ट फोर्स है हमारे लिए। अभी तो पीछे हमने यही पढ़ा ना कि भाई, इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा हमें। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है हमारा, दैट इज एफ सी, कांटेक्ट फोर्स जो है, ये कांटेक्ट फोर्स, इस कांटेक्ट फोर्स ने नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाया, इस कांटेक्ट फोर्स ने जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाया, इसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, we simply say that it is the it is the angle, it is the angle made by, it is the angle made by, it is the angle made by resultant of, it is angle made by resultant of friction force, resultant of, it is angle, it is the angle made by resultant of normal reaction, normal reaction and and friction force, friction force with normal reaction, with normal reaction. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। और इसी को दूसरे वे में कह सकते हैं, और इट इज द एंगल, इट इज द एंगल
made by made by contact force, contact force, contact force with normal reaction. तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बन रहा है contact force ने जो एंगल बनाया, that is called lambda. This lambda is called angle of friction. So now this tan of lambda अगर हमें निकालना हो, tan of lambda, तो ये कितने के बराबर होगा? तो this is perpendicular upon base, तो perpendicular कौन होगा? This is small f, और ये क्या बनेगा? n. This is tan lambda. तो ये आपके पास एंगल ऑफ, why do we call it angle of friction? ये एक इंपॉर्टेंट बात है. सो दिस इज tan lambda is equal to f by n. ये हमारे पास और यहां से अगर लेमडा की बात करें तो लेमडा क्या होगा? tan inverse of f by n, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन. तो आपके पास ये रिजल्ट जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, ये आ गया. अब जरा गौर से देखिए, आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? म्यू के बराबर होता है. वी नो दैट, वी नो दैट. क्या भाई? म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन. अब ये फ्रिक्शन फोर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया. तो अभी ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि एफ अप्लाइड जो लगाया आपने, अभी आपने एक पीछे एक ग्राफ पढ़ा है यहाँ पे कि भाई अगर एफ अप्लाइड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन ऐसे बढ़ता जाएगा. तो अगर आपका एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से छोटा है तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ और होगा. तो इस पे आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने की अगर कोशिश करोगे, इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो लेट सपोज योर वैल्यू इज एफ अप्लाइड से छोटा है, तो भाई फ्रिक्शन फोर्स भी छोटा होगा. फिर उनका रिजल्टेंट निकालोगे तो कांटेक्ट फोर्स तो आएगा. बट उस कांटेक्ट फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन से जो आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालोगे वो म्यू एस के बराबर नहीं होगा. So that is to be very carefully noted. We know that mu is equal to f by n. So if f is equal to, what I'm saying, if f is equal to f limiting के बराबर हो, f limiting के बराबर हो, अगर फ्रिक्शन फोर्स f limiting के बराबर हो, तो भाई mu s is equal to क्या आ जाएगा? f by n, that is f limiting upon normal reaction n, and that is equal to how much? ये फिर क्या बन जाएगा? that is tan of lambda आ जाएगा. So from here lambda is equal to tan inverse of mu s बनेगा. क्लियर है पॉइंट? तो ये रिजल्ट तब वैलिड होगा जब आपका फ्रिक्शन फोर्स एफ लिमिटिंग के बराबर होगा. एंड इफ एफ लिमिटिंग यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ काइनेटिक के बराबर है, अगर ये एफ काइनेटिक के बराबर है, तो उस केस में लैम्डा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ म्यू के बराबर हो जाएगा. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि म्यू एफ बाय एन होता है. अगर ये एफ एफ लिमिटिंग के बराबर तो म्यू एस हो जाएगा, ये एफ एफ काइनेटिक के बराबर तो ये हो जाएगा. और अगर इस एफ की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से छोटी है, आई मीन सॉरी, अगर इस एफ की वैल्यू जो एफ लिमिटिंग है उससे छोटी है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होगा वो एंगल टेन लेमडा होएगा. बट वो जो टेन लेमडा आएगा एफ बाई एन आएगा, वो जो लेमडा निकल के आएगा यानी कि टेन ऑफ लेमडा जो आएगा, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस नहीं कह सकते. दैट विल नॉट बी इक्वल टू म्यू एस. आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि अगर दिस वैल्यू इज स्मॉल, आई होप ये फ्रिक्शन फोर्स, आई मीन इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर छोटा होगा तो ये रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? और इधर आ जाएगा. अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू छोटी होती जाएगी तो ये रिजल्टेंट और इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये एंगल छोटा होता जाएगा. तो म्यू तो फिक्स है ना. म्यू क्या हो सकता है? इधर म्यू एस और या म्यू के हो सकता है. तो व्हाट आई मीन टू सिंपली से दैट कि आप टेन लेमडा एफ बाई एन होता है, बट ये टेन लेमडा इज इक्वल टू एफ बाई एन इज इक्वल टू म्यू. ये बात तब अप्लाइड होएगी, ये बात तब अप्लाई होएगी जब ये एफ या तो एफ लिमिटिंग के बराबर हो या ये एफ जो एफ काइनेटिक के बराबर हो, तो ये म्यू एस होगा या म्यू के होगा रिस्पेक्टिवली. बट दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इफ लेस देन एफ लिमिटिंग या लेस देन एफ काइनेटिक है, तब उस केस में ये रेशियो से आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन तब भी डिफाइंड होएगा. एंगल ऑफ फ्रिक्शन तब भी डिफाइंड होएगा, बट उस केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंट होएगा वो म्यू एस हो जाए या म्यू के हो जाए, वो सही नहीं है. I hope you got my point, no? So tan lambda is not always equal to mu s or equal to mu k, because ये फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो ये रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ जो एंगल बना रहा होगा,
इस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सो आई होप यू गॉट इट नाउ। यस। सो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताई है वो आप समझ गए होंगे, एंड जो यहाँ समझाया है वो भी क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से एंगल ऑफ रिपोज की बात करना चाहेंगे। आगे अगले टॉपिक में हमारा एंगल ऑफ रिपोज की बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश की, यहाँ पे इस जगह पे हमने क्या प्रॉब्लम नोटिस किया कि भाई अगर आपका ये फोर्स जो है एफ लिमिटिंग से छोटा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी छोटा होगा। उस फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट एफ कांटेक्ट होगा वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो लैम्डा होगा, और वो टेन लैम्डा म्यू के बराबर नहीं होगा। तो यानी कि सिर्फ जब मोशन होने, यानी कि मोशन स्टार्ट होने वाला है या मोशन स्टार्ट हो गया, तभी उस केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंट है वो म्यू के बराबर है। तो मैं यहाँ पे ये राइट, आई वुड लाइक टू से दैट कि इफ if motion is just to begin, just to begin, or motion is taking place, or motion is taking place, then tangent of lambda is equal to mu s or mu k. That's what the point we want to say that. यानी कि दूसरे केसेस में आप ये टेन लैम्डा से म्यू नहीं निकाल पाए, हमें चाहिए था म्यू निकालना है हमें, यानी कि ये बात तो समझ गए यहाँ पे। इज दैट क्लियर नाउ? सो अब एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एंगल ऑफ रिपोज का क्या मतलब है? सो लेट मी मेक फिगर फॉर यू एंड देन यू सी व्हाट इज टू बी। नाउ लुक एट दिस हियर, आई हैव टेकन अ इंक्लाइन प्लेन, दिस इज अ इंक्लाइन प्लेन। ये आपके सामने एक इंक्लाइन प्लेन है, और ये इंक्लाइन प्लेन यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है। लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा 1, दिस इज मेकिंग थीटा 1, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक मास एम रखा हुआ। तो इस मास एम का नीचे की तरफ यहाँ पे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। ये एंगल मैंने कितना बताया? थीटा 1। तो आपको तो ये पता चल चुका है कि ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, ये एंगल इज ऑल्सो थीटा, और ये mg है। तो इसमें mg को यहाँ पे रिजोल्व कर दूं तो इधर क्या आएगा? एक mg cos थीटा 1 आएगा, और इधर क्या आएगा? mg sin थीटा 1 आएगा। करेक्ट? और ये क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगा जी। लेट सपोज अभी N1 हो गया नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि इस केस में नॉर्मल रिएक्शन N1, और ये mg cos थीटा 1 है, और इधर mg sin थीटा है। अब अगर ऐसे रखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स, अब ये mg sin थीटा क्या चाहेगा? इस बॉडी को नीचे ले जाना चाहेगा। ये वाला वेट, जो mg का ये कंपोनेंट है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, और जो mg sin थीटा 1 है वो क्या चाहेगा? इस बॉडी को नीचे ले जाना चाहेगा। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और जो यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? म्यू इनटू N1 लिखोगे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। सपोज कर लो कि जो ये फोर्स है, दिस फोर्स इज, अब जरा गौर से देखना यहाँ पे, यानी कि जो म्यू N1 लिखा हुआ है ये क्या होगा? म्यू mg cos थीटा 1 के बराबर होगा। भाई N1 म्यू mg cos थीटा 1 के बराबर होगा यहाँ पे। अब अगर म्यू mg cos थीटा 1 की जो वैल्यू है, ये वाली, जब थीटा छोटा है, दिस एंगल इज स्मॉल, तो जब थीटा छोटा होता है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। तो स्टार्टिंग में ये जो म्यू N1 है, जो म्यू mg cos थीटा 1 है, उसकी वैल्यू क्या है? बड़ी है, और ये जो फोर्स खींच रहा है नीचे की तरफ, दिस इज वेरी स्मॉल। ये यहाँ का एफ लिमिटिंग है। ये क्या है? यहाँ का एफ लिमिटिंग है, इस केस का एफ लिमिटिंग है यहाँ पे। तो जो आपका फोर्स लगा, ये फोर्स इस एफ लिमिटिंग से छोटा है, यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या हो रहा है? mg sin थीटा 1 इज लेस देन म्यू mg cos थीटा 1, इससे छोटा है, तो ये बॉडी यहाँ स्लाइड नहीं कर पाएगी। दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन। ओके, ऑलराइट। तो हमने क्या किया? इस इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा और ऊपर, यानी कि थोड़ा और उठा दिया। वी हैव जस्ट मेड इट अप लिटिल, इसको हमने थोड़ा और ऊपर की तरफ उठा दिया। अब अगर हमने इसको थोड़ा ऊपर उठाया, यानी कि थीटा 1 से थीटा 2 बना दिया, लेट सपोज थीटा 1 से थीटा 2 बना दिया, तो ये एंगल आपने बड़ा कर दिया। इंक्लाइन प्लेन को ऐसे लेके आ गए तो एंगल बड़ा हो गया। अब एंगल बड़ा होने से ही ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा 1 की जगह पे थीटा 2 हो गया। फिर यहाँ mg cos थीटा 2 आ गया, mg cos थीटा 2 आ गया। यहाँ क्या होना? आ गया N2 आ गया। यहाँ क्या होगा? mg sin थीटा 2। इसको हटा देते हैं यहाँ से,
और हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, mg sin थीटा 2 होगा. दिस विल बी mg sin दिस विल बी mg sin थीटा, mg sin थीटा 2 होगा यहाँ पे. और अब इस जगह पे क्या होगा जी, नॉर्मल रिएक्शन फिर लगेगा. तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यहाँ पे, आई मीन नॉर्मल रिएक्शन N2 mg cos थीटा के बराबर होगा, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, म्यू N2. क्योंकि देखो ये सर्फ इंक्लाइन प्लेन और ये बॉडी दोनों तो फिक्स है ना, लाइक अगर ये ए है ये बॉडी बी है तो इनके बीच का म्यू तो चेंज नहीं होगा इसके ऊपर नीचे करने से, चूंकि इनका केमिस्ट्री तो फिक्स हो गया. अब ये म्यू N2 हो गया. अब देखो जी थीटा 1 से थीटा 2 बड़ा हो चुका है, तो यू नो दैट कि ऐसे केस में जब N2 आई मीन थीटा बड़ा हो चुका है तो mg cos थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा 1 से cos थीटा 2 की वैल्यू छोटी हो जाएगी. यानी कि म्यू तो सेम रहा बट N2 की वैल्यू थोड़ा कम हो जाने से अब यहाँ पे फोर्स क्या लग गया, दिस फोर्स इज कमिंग आउट म्यू mg cos थीटा 2, और यह mg sin थीटा 2 है. अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी भी जो mg sin थीटा 2 है वो लेस देन है किसके, म्यू mg cos थीटा के बराबर. तो अभी भी ये बॉडी इस पे स्लाइड नहीं करेगी, दिस बॉडी विल स्टिल नॉट स्लाइड. ओके. अब हमने इस थीटा 1 थीटा 2 को ऐसे करते हुए अब हमने इसको थीटा एंगल पे लेके चले गए, कहाँ पे लेके गए, थीटा एंगल पे. ये एंगल हो गया थीटा. अब उस केस में इधर हमारे पास क्या हो गया, mg cos थीटा हो गया, इधर mg sin थीटा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ n होगा, और अब यहाँ पे लाइक म्यू n n3 कह दिया, म्यू n कह दिया, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी द म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा. और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, दिस फोर्स इज mg sin थीटा. अब हमने इसके प्लेन को, इस एंगल को धीरे धीरे उठा करके यहाँ से उठा के ऐसे कर दिया और उठा के ऐसे लेके आए. अब सपोज कर लो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो mg sin थीटा है और जो म्यू mg cos थीटा है, म्यू mg cos थीटा, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए. यानी कि अब इसी एंगल पे, इतने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे अगर ये, क्योंकि देखो जैसे जैसे थीटा से थीटा 1 से थीटा 2 करेगा तो mg sin थीटा 2 की वैल्यू बढ़ती गई. mg तो सेम था लेकिन sin थीटा 1 और sin थीटा 2 में sin थीटा 2 की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि एंगल बड़ा हो रहा है. बट cos थीटा 1 और cos थीटा 2 में cos थीटा की वैल्यू घट जाएगी क्योंकि भाई थीटा बढ़ने से, थीटा की वैल्यू बढ़ने से cos की वैल्यू घटती है. तो ये वाला जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं. और वेट का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लग रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. तो अगर हम इसको धीरे 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 बढ़ाते जाए तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो वेट का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लग रहा है और जो उस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू mg cos थीटा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे. तब उस सिचुएशन में mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा होगा तो ये बॉडी खुद ब खुद क्या होगी, इसके ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी, धीरे धीरे आएगी विदाउट एनी एक्सेलरेशन. और हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी म्यू एस म्यू के की बात, मतलब म्यू एस म्यू के बराबर मान लो अभी, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के, म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के मान के चलो आप. तब उस केस में तो भाई अगर ये बराबर होगा तो यहाँ पे तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन. तो जिस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पे, जिस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के लिए, जिस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के लिए बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे अपने वेट के कंपोनेंट जो कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, उसके उसके वजह से खुद ब खुद बॉडी स्लाइड डाउन करने लगती है. इस थीटा को, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. So what is angle of repose? So how will you define angle of repose? It is the angle of inclination. It is the angle of inclination. It is the angle of inclination. Angle of inclination for which due to component of weight of body parallel to the inclined plane inclined plane, body starts sliding down, body starts sliding sliding down sliding down without any acceleration, without any acceleration. क्या कहा गया, it is the angle of inclination for which due to component of weight of body parallel to the inclined plane, body starts sliding down
विदाउट एनी एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाट स्लाइडिंग लिखने का मतलब ही यही था, बट चलो मैंने ऐड कर दिया विदाउट एनी एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाट द पॉइंट है। जब बॉडी खुद ब खुद स्लाइड करे अपने कंपोनेंट ऑफ वेट की वजह से, तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन खुद ब खुद क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, और जो डाउनवर्ड वेट है, आई मीन पैरेलल टू द प्लेन जो वेट है, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो एट एंगल ऑफ रिपोज, एट रिपोज एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, mg sin theta that has to be equal to mu mg cos theta. This mg sin theta will be equal to what, mu mg cos theta के बराबर होगा। तो जब mg sin theta mu mg cos theta के बराबर होगा, तो इसका मतलब sin theta will upon cos theta will be equal to how much, mu, and this implies this tan theta is equal to how much, mu. Therefore this theta can be written as tan inverse of mu. तो अब सीधा सीधा आपके पास जब वो स्लाइड कर रहा होगा, तो वो कौन सी स्थिति होगी, म्यू एस म्यू के बराबर है, और उस केस में वो सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा जी। ठीक है। और अगर आप इससे आप क्या निकाल पाएंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड म्यू एस, दिस विल गिव यू द थीटा इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे ये जो निकल के आएगा हमारे पास, दिस टेन थीटा इज इक्वल टू दिस म्यू आएगा, और ये म्यू क्या लिखेंगे हम, किसके बराबर लिखेंगे, म्यू एस आएगा, ये म्यू एस आएगा, ये म्यू एस आएगा। तो एक्चुअली हम थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस निकाल सकते हैं यहाँ से। आई होप यू गॉट इट नाउ, चूंकि एफ लिमिटिंग ये बराबर हुआ, और हम ये मान के चल रहे हैं कि बिना किसी एक्सेलरेशन के आ रहा है, तो जितना ये लग रहा है उतना ही फोर्स लग रहा है, और दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। और म्यू एस म्यू के बराबर है, तो इसी तरीके से चलाएगा। सो जब वो स्लाइड करना स्टार्ट होएगा, तब हम लोग यहाँ पे स्लाइड करना स्टार्ट होगा, यानी कि मोशन स्टार्ट होने लगा, और बिना किसी एक्सेलरेशन के, तो उस केस में टेन थीटा म्यू एस म्यू के बराबर है, तो दिस थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, मैंने म्यू लिख दिया। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। आई होप यू गॉट इट नाउ, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। सो नाउ आई वुड लाइक टू take you to another page and make you understand something very important. एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आप क्या क्या समझ पाए हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक बॉडी रखी, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन लिया, पहले एक इंक्लाइन प्लेन लिया, यहाँ पे वी हैव टेकन वन इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैंने कोई बॉडी रख दी। लेट सपोज आई हैव टेकन अ बॉडी, और मैंने बोला हेलो, ये एक बॉडी रख दिया, इसके ऊपर एक बॉडी रख दिया, एंड दिस एंगल इज गिवन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैं कह रहा हूं कि इफ इफ म्यू बिटवीन mu between body and plane, mu between body and plane, if mu between body and plane is 1.73, mu between body and plane is 1.73, find ठीक है जी, if mu between body and plane is 1.73, find friction force, find friction force। यहाँ पे सीधा सवाल है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, ये क्वेश्चन हो गया जी। या बताओ इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितने के बराबर होगा। तो अब आप जरा गौर से देखो जी, क्या सवाल किया गया है, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो इंक्लाइन प्लेन है, ओरिजेंटल से ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो और म्यू कितना दे रखा है, 1.73। तो हमने तो ये पढ़ा है कि जो टेन थीटा होता है वो म्यू के बराबर अगर हो, तब वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो भाई म्यू की वैल्यू, आई मीन यहाँ पे टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3, और ये 1.73 है, तो डेफिनेटली ये तो ये जो टेन थीटा है हमारा, दिस इज लेस देन म्यू ना, दिस टेन थीटा इज लेस देन म्यू। दिस इंप्लाइज नो स्लाइडिंग विल टेक प्लेस, नो स्लाइडिंग। अब नो स्लाइडिंग विल टेक प्लेस। अब अगर ये स्लाइडिंग नहीं होगा, नो स्लाइडिंग विल टेक प्लेस, यानी ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगी यहाँ पे। तो जब स्लाइड नहीं करेगी, तब उस केस में यहाँ पे mg sin थीटा लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा यहाँ पे, mg sin थीटा लग रहा होगा, mg sin थीटा लग रहा होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रहा होगा। अब ये बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, क्योंकि टेन थीटा जो आपने दे रखा है, दिस इज लेस देन म्यू, नो स्लाइडिंग विल टेक प्लेस। तो अगर स्लाइडिंग नहीं होगा, तो इस केस में यहाँ पे जो एफ लिमिटिंग है,
एफ लिमिटिंग की वैल्यू है, इसका मतलब mg sin थीटा इज क्या, दिस इंप्लाइज दैट mg sin थीटा इज लेस देन एफ लिमिटिंग होगा, तभी तो नहीं हो रहा पा रहा ना। देयरफॉर फ्रिक्शन कितने के बराबर होगा, सो फ्रिक्शन इन दिस केस विल बी mg sin थीटा, जितना लग रहा है यहाँ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा उतने के बराबर लग जाएगा, तो दिस फ्रिक्शन फोर्स विल बी mg sin थीटा। कुछ समझ में आया? नाउ लुक एट दिस, भाई अगर यहाँ पे एफ लिमिटिंग इतना है और mg sin थीटा लग रहा है, तो ये बॉडी स्लाइड क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये फोर्स कम है और यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है। तो इस हालत में फ्रिक्शन फोर्स कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा जितना ये लग रहा होगा ठीक उसके इक्वल है, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना है, यहाँ फ्रिक्शन इतना लग सकता है, बट अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर खींचने वाला फोर्स क्या है, mg sin थीटा है, और विच इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ठीक इसके बराबर हो जाएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो जब तक स्लाइड नहीं करता है तब तक तो जो वेट होगा फ्रिक्शन फोर्स उसके बराबर हो जाएगा, और अगर वो स्लाइड करने लगता है तब भी फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। लेकिन जब वो एक्सेलरेट करेगा तब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से कहीं ज्यादा ये mg sin थीटा है, तो हमें फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर रखना पड़ेगा। सो आई होप यू गॉट इट। नो, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कभी भी एफ लिमिटिंग से ज्यादा नहीं होती, लेफ्ट लिमिटिंग से कम हो सकता है, डिपेंडिंग की अप्लाइड फोर्स कैसा है। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके बराबर हो जाएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया बंदा, जो ये ग्राफ पढ़ाया मैंने आपको यहाँ पे, कि भाई अगर आपका अप्लाइड अप्लाइड एफ लिमिटिंग से ही छोटा है, तो किसी भी टाइम पे जो एफ लिमिटिंग होएगा आपका, आई मीन अप्लाइड फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स ठीक उतने के बराबर हो जाएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, उसी चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा फ्रिक्शन फोर्स हमारा mg sin थीटा के बराबर हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स कितने के बराबर हो गए भाई, दिस इज mg sin 30 डिग्री, दैट इज 1/2, एंड दैट इज mg/2 के बराबर हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया। आई होप यू गॉट इट नाउ। So let me take you to another question and see how you are doing it now. So we take here one another inclined plane here. एक दूसरा inclined plane ले लेते हैं ऐसे, और बोला गया कि भाई ये जो inclined plane है, इस inclined plane के ऊपर ये बॉडी स्लाइड कर रही है, ये बॉडी स्लाइड कर रही है, ये inclined plane है, तो यहाँ कोई बॉडी रखा हुआ है और ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड कर रही है। This body is getting down and this body is m, दिस बॉडी मास इज m के बराबर है, और ये थीटा जो दे रखा है, दिस इज गिवन आउट 30 डिग्री, दिस इज हाउ मच, 30 डिग्री गिवन टू यू। चलो आई आई टेक इट 60 डिग्री, आई टेक इट 60 डिग्री, ये थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। एंड आई एम सेइंग दिस कि म्यू जो इस बॉडी m और इस सरफेस के बीच में जो म्यू है, दिस म्यू की वैल्यू 0.2 है, कितना है, 0.2 है। तो फाइंड एक्सेलरेशन, find acceleration of mass, find acceleration of mass and friction force, and friction force, find acceleration of mass and friction force in given figure, in given arrangement, जो अरेंजमेंट है। लुक एट दिस, एक्सेलरेशन ऑफ मास पूछा जा रहा है एंड फ्रिक्शन फोर्स पूछा जा रहा है इन गिवन अरेंजमेंट। एम मास की बॉडी है, इसका मास नहीं बताया जा रहा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, ये म्यू 0.2 दे रखा है। अब बताओ जी कैसे निकालोगे। सो दैट इज सो सिंपल ना, म्यू 0.2 दे रखा है, 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1060 डिग्री इज √3, राइट, दैट इज 1.73। तो भाई जो 10 आई मीन, और ये म्यू कितना 0.2, तो 0.2 के हिसाब से थीटा तो बहुत छोटा होना चाहिए, यानी कि ये जो एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ रिपोर्ट से क्या है, बड़ा है। 0.2 के हिसाब से अगर टेन थीटा इज इक्वल टू 0.2 रख दिया जाए तो थीटा की वैल्यू बहुत छोटी आएगी। और ये तो एंगल 60 डिग्री देख रखा है, इसका मतलब कि जो ये टेन थीटा की वैल्यू है वो इस म्यू से काफी बड़ी है। इसका मतलब कि ये एंगल ऑफ रिपोर्ट से बड़ा है, इसका मतलब पक्का ये बॉडी क्या करेगा, एक्सेलरेट करके नीचे आएगा। नाउ व्हेन दिस बॉडी विल एक्सेलरेटिंग डाउन, तो अब इक्वेशन कैसे लिखना है, तो अब आप सीधा सीधा आप ये कहिए कि देखो जी, ये इस पे एक mg फोर्स लगता, ये इस पे ये एक mg फोर्स लगता, हमने यहाँ पे एक mg फोर्स दिखाते ही है। इस mg को हटा करके हमने इसको क्या कर दिया, इस mg को हटा करके हमने एक कंपोनेंट ऐसे लिया, इसका हमने कुछ इस तरीके से कंपोनेंट ले लिया, इस mg को रिजॉल्व कर दिया, और इस mg को रिजॉल्व करने के बाद हमने कुछ इस तरीके से इस mg को हमने रिजॉल्व कर दिया, कुछ इस तरीके से ऐसे रिजॉल्व कर दिया। अब क्या किया कि अगर ये mg है
ये mg cos 60 डिग्री होगा और ये mg sin 60 डिग्री होगा। ठीक है जी, sin 60 डिग्री होगा। अभी इसको थोड़ा जनरलाइज करके इस आंसर को सीखते हैं। mg cos थीटा हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि दिस बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन, और ये mg sin थीटा हो गया हमारे पास। तो अगर ये mg sin थीटा है, ये mg cos थीटा है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, और इधर क्या होगा हमारे पास, म्यू n होगा। सो बिफोर आई पुट दिस प्रॉपर वैल्यूज, लेट मी डू दिस इन जनरल। सो नाउ mg sin थीटा किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। इधर क्या लग रहा है, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस, जो ठीक दे रखा है कि सिंस tan of theta is greater than mu, tan of theta is greater than mu, therefore body will accelerate down, body will accelerate, accelerate down the plane, accelerate down the plane। तो अब उसमें कोई, अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू से बड़ी है तो बॉडी विल एक्सेलरेट डाउन द प्लेन। ठीक है जी, तो अब जब बॉडी एक्सेलरेट करेगा तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, तब उस केस में हम ये देखेंगे कि जो n है हमारा वो तो mg cos थीटा के बराबर हो गया। ओके, और जो ये इसके बराबर हो गया, और mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ये हमारा क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। ये हमारा नेट फोर्स हो गया। और नाउ नेट फोर्स क्या होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए, दैट इज mg एंड sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा होना चाहिए। नाउ फ्रॉम हियर इफ यू लुक एट दिस, तो मास दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो अब आप देखो एक तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे आपके एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आपके सामने खड़ा है इंक्लाइन। लेकिन ऐसा कब होगा, अगर टेन थीटा की वैल्यू म्यू से बड़ी होगी तब। अगर ये टेन थीटा म्यू के बराबर होता तो स्लाइड डाउन करता बिना एक्सेलरेशन के। अगर ये टेन थीटा की वैल्यू म्यू से छोटी होती तो ये बॉडी स्लाइड डाउन ही नहीं करती, अटकी रहती, और फिर जितना mg sin थीटा होता उतने के बराबर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता। आई होप यू गॉट इट नाउ। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो ये एक जनरल फॉर्मूला होगा, देख रहे हैं इसमें कहीं मास इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं है। जी साइन थीटा माइनस, देखो यहाँ म्यू जी कॉस थीटा है, और अब यहाँ से जी कॉमन कर लीजिए तो ये क्या आ गया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये आपके पास रिजल्ट है, ये आपका एक्सेलरेशन है। तो अब सीधा सीधा आप, अगर आप ये रिजल्ट याद करते हैं तो ए की वैल्यू क्या रखेंगे, दैट इज, आई मीन ए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो दिस इज 10 साइन 60 डिग्री, दैट इज √3/2, और म्यू दैट इज 0.2, cos 60 डिग्री दैट इज 1/2। सो दिस इज नाउ 10 एंड क्या आ गया, √3 की जगह पे 1.73 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस कम्स आउट नाउ 10 into 1.53 and divided by 2. So this is 15.3 divided by 2. So this acceleration is 15.3 divided by 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया डायरेक्ट। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे क्या कंडीशन मैंने आपको बना के दिया यहाँ पे, आई I given you a condition over here. What condition I offered you? That, ये ध्यान रखना है, ये बॉक्स को बहुत ध्यान से समझना है। I said कि अगर tan थीटा लेस देन म्यू, tan थीटा लेस देन म्यू, नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग। एंड इस केस में फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के। राइट, अगर tan थीटा किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा, स्लाइडिंग होगा, स्लाइडिंग होगा, राइट, एक्सेलरेशन जीरो होगा, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर, या म्यू mg cos थीटा के बराबर, म्यू mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, दोनों, चूंकि दोनों बराबर होंगे उस केस में। और अगर टेन थीटा की वैल्यू म्यू से बड़ी है तो भाई एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, और उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एफ लिमिटिंग के बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स एफ लिमिटिंग के बराबर। समझ में आ गई बात। इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा दिया है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा दिया है, और कांटेक्ट फोर्स भी आपने समझ लिया है। तो इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन और ये जो अगला क्वेश्चन किया, ये दोनों आप समझ गए हैं। और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको बहुत तरीके से सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आज ये लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहा हूँ आपके लिए, और
या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. So look, now we have another question here that A and B of masses 7 kg and 5 kg are on the same inclined plane having mu is equal to 0.3 and 0.2 respectively. Find tension in a string which connects A and B. Angle of inclination is 30 degree. तो ये एक inclined plane दे रखा है और ये inclined plane हमारा फिक्स है भाई. और इस फिक्स inclined plane के ऊपर आपने कोई दो बॉडीज रख दी, ए और बी, 7 kg और 5 kg को, और उनको आपस में आपने कनेक्ट कर दिया, ए और बी, आई मीन ए और बी को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया. आपसे कहा जा रहा है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टेंशन आप बताइए कितने के बराबर. फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग विच कनेक्ट्स ए एंड बी. क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? सो अगेन वी हैव लाइक फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करें ए और बी को अलग से. अब हमें ये पता चल गया है कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे जा रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. अब एक बच्चे को जब ये क्वेश्चन आया तो वो अचानक ये परेशान हो रहा है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, अभी तक तो आपने कनेक्ट करके दिखाया नहीं था कोई बॉडी. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. तो आपको पहले अगर एक बच्चे को अगर इक्वेशन बना करके इसको बोला जाए इसको सॉल्व करने के लिए, तो काफी देर बाद जाके उसको पता चलेगा. लेट मी शो यू कि हाउ यू विल बी अप्रोचिंग इट. मतलब एक बंदा चाहे तो इस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स के अंदर, 40 सेकंड्स के अंदर इमीडिएटली यहाँ पे सॉल्व कर सकता है. क्योंकि आप लोग पहली दफे फिजिक्स आई मीन समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि आपका फंडामेंटल को ही आप अपना रेज कर रहे हैं. तो आई वुड नॉट गो फॉर द क्विक वन. पहले मैं इसको आपको बताता हूँ कि आप कैसे सोचिए इस पे. तो आपने इसका ये मान लिया कि देखो जी ये इसका mg और नॉर्मल रिएक्शन का ये सिचुएशन होगा इस पे, करेक्ट. और फिर इस पे आपने ये मान लिया कि देखो जी यहाँ पे एक mg साइन थीटा इसका ऐसे लगेगा, और यहाँ पे भी एक mg साइन थीटा इसका ऐसे लगेगा, इधर की तरफ इसका भी लगेगा, और एक यहाँ टेंशन भी होगा. अच्छा, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे, ऐसे सपोज कर लो. आप फ्रिक्शन फोर्स को ऐसे दिखा देते हो, ये शो फ्रिक्शन फोर्स हियर, और इसका फ्रिक्शन फोर्स ऐसे दिखा देते हो, इसका फ्रिक्शन फोर्स ऐसे दिखा देते हो. और आप कहते हो कि भाई मैं ये मान लेता हूँ कि इसमें टेंशन होगा टी. तो भाई यहाँ पे टेंशन टी ऐसे मान लिया और एक टेंशन टी ऐसे मान लिया, यानी कि यहाँ भी टेंशन टी मान लिया. ये टेंशन आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये टी ले लिया. तो मतलब एक टी ऐसे दिखा दिया, ये इसका एम जी साइन थीटा होगा, और ये एम जी कॉस थीटा है, ये यानी कि इसको एन वन मान लिया, इसको एम जी, बल्कि एम वन जी, व्हाट आई सेड एम वन जी, जस्ट टू मेक यू फील बेटर मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ. बाद में मैं बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, राइट. सो दिस इज एम वन जी कॉस थीटा. इसके लिए क्या लिखोगे, एम टू जी कॉस थीटा, और ये थीटा, और यहाँ आ गया एन टू. यहाँ पे आपका म्यू टू एन टू होगा, म्यू टू एन टू लिखोगे आप. यहाँ आप क्या लिखोगे, म्यू वन एन वन जैसा कुछ लिखोगे आप. यहाँ पे टेंशन है, इधर इसका एम वन जी साइन थीटा होगा, और यहाँ एम टू जी साइन थीटा होगा. सारे फोर्स समझ गए, एम टू जी साइन थीटा होगा, मीन्स आई सेड एम टू जी साइन थीटा. तो एक बच्चा अगर इसके इक्वेशन लिखने की कोशिश करेगा, सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो वो सोचेगा कि यार पता नहीं ये बॉडी नीचे जाएगी या नहीं जाएगी. तो ये कैसे जज करेगा कि ये सिस्टम नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? हाउ यू विल गो फॉर जजिंग ऑफ दिस? तो अभी आपने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा ना, उससे देखो इसका म्यू कितना दे रखा है, 0.3. इसका म्यू कितना, 0.2. इससे इसका म्यू बड़ा है, और ये थीटा कितना है, 10 30 डिग्री. तो पहले आप चेक कर लो 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3. 1/√3 मतलब 1/1.73. 1/73 दैट इज 0.6 के करीब. यस, यानी इसके हिसाब से अगर यहाँ 0.6 और 0.6 होता तो एम जी साइन थीटा इस म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है. लेकिन ये थीटा तो क्या है, ये म्यू क्या दे रखा है, 0.3 0.2 दे रखा है. सो दिस म्यू ऑफ दिस बॉडी और दिस बॉडी, ये म्यू वन और म्यू टू दोनों की वैल्यूज क्या है, टेन थीटा से क्या है, छोटा है. सो पहली बात ये होनी चाहिए कि सिंस आई मीन म्यू वन एंड म्यू टू both are both are less than both are less than 10 थीटा. 10 थीटा से छोटा है. तो 10 थीटा से अगर दोनों छोटे हैं, आई होप यू गॉट माय पॉइंट. नो, आई सेड म्यू वन एंड म्यू टू बोथ आर लेस देन 10 थीटा. इसका मतलब कि पक्का ये नीचे की तरफ जाएगा, और आपको ये जो म्यू दे रखा है इसके 10 थीटा से काफी बड़ा है. यानी कि आई मीन सॉरी, म्यू वन और म्यू टू जो दे रखा है, म्यू वन इज वेरी मच लेस देन 10 थीटा,
म्यू टी इज ऑल्सो वेरी मच लेस देन टेन थीटा। सो इस केस में तो ये एक्सेलरेट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों एक्सेलरेट करेगा, तो ये तो चेक कर लिया कि दोनों एक्सेलरेट करेंगे नीचे की तरफ। अब बीच में धागा दे रखा है, तो अब धागा दे रखा है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, तो बनाएंगे एम जी साइन थीटा माइनस टी, टेंशन लिखेंगे, और इज इक्वल टू यहाँ पे एम ए लिखेंगे या एम वन ए लिखेंगे। और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे यार, अच्छा इसका फ्रिक्शन फोर्स भी आपको माइनस करना पड़ेगा। देखो एम वन जी साइन थीटा माइनस टी, और इसका फ्रिक्शन फोर्स एफ वन, एंड दैट इज इक्वल टू एम वन ए लिख दिया। और उसके लिए लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे भाई, टी नीचे उसका लगा प्लस एम टू जी साइन थीटा लगा नीचे की तरफ, और फिर उसका फ्रिक्शन फोर्स अपोजिशन में लगा एफ एफ, एंड दैट इज इक्वल टू एम टू ए। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, एम वन जी साइन थीटा, आप सॉल्व करते देखना, एम वन जी साइन थीटा एंड प्लस एम टू जी साइन थीटा, और माइनस व्हाट एफ वन और माइनस व्हाट एफ टू, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट एम वन प्लस एम टू और इनटू ए। तो इस ये आप देख रहे हो क्या हुआ, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स दोनों को आपने देख लिया, तो आपको पता है कि यार ये तो छोटा है, तो ओब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स है ये बड़ा है ही, एम वन साइन थीटा एम टू साइन थीटा एम टू जी साइन थीटा। तो ओब्वियसली यानी कि यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालोगे, तो आप क्या करने जा रहे हो, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालोगे और फिर एक्सेलरेशन निकाल करके आप टेंशन की वैल्यू डालोगे, आई मीन ए की वैल्यू डालोगे और टेंशन निकालोगे। जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आप कहीं ना कहीं जाके आपका टेंशन नेगेटिव या कुछ आने लगेगा। तो इतना लंबा रूट लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो यू विल रीच टू सम आंसर विच विल बी डिस्टर्बिंग यू। व्हाई, माइंड नेगेटिव कुछ आएगा। नाउ लुक एट दिस हियर, बड़ा सिंपल सा गेम था कि इस बॉडी के बीच में जो थ्रेड लगा हुआ है, ये थ्रेड टेंशन कब शो करेगा, ये थ्रेड का टेंशन कब कब आएगा, अगर नीचे वाली बॉडी तेजी से जा रही हो और ऊपर वाली बॉडी स्लो जा रही हो, तब उनके बीच का जो धागा होगा टाइट होगा। अगर नीचे वाली बॉडी स्लो जा रही होगी और ऊपर वाली बॉडी तेजी से आ रही होगी, तो उनके बीच का जो धागा है आपको लगता है उसमें टेंशन होगा। तो इससे बेहतर है आप क्या कर लीजिए, फट से आप पहले दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल के देख लीजिए, दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालते ही आपको पता चल जाएगा। वो भी निकालने की क्या जरूरत है, अभी आपने देखा सीधा सीधा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो दोनों के लिए फॉर्मूला तो सेम लगेगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। टेंशन विल नॉट कम इन पिक्चर। टेंशन को तो आप ये दिखा रहे हैं कि टेंशन तब आएगा पिक्चर में जब इसका एक्सेलरेशन धीरे और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तब टेंशन आएगा बीच में। अगर ऊपर वाले का ज्यादा और नीचे वाले का कम है तो टेंशन आएगा नहीं। तो पहले इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालने की बात करोगे, तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन में आप क्या देख रहे हो, ये आपके पास फॉर्मूला है, दोनों में थीटा भी सेम आएगा, और थीटा दोनों के लिए सेम होएगा, जी सेम ही होगा, म्यू एक डिफरेंट आएगा। तो आप देखो इसमें क्या दिख रहा है, जिसका म्यू छोटा होगा उसके लिए ये वैल्यू क्या होगी, ये बड़ी हो जाएगी, जिसका म्यू छोटा होगा उसके लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसका म्यू छोटा है यार, ये 0.2 है, ये 0.2 है, 0.2 है, ये 0.3 है। तो ये बड़ा साफ सा मतलब है कि 0.2 की वैल्यू वाले यानी इसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और इसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। वो गेटिंग इट नाउ। तो इसमें जो टेंशन है, वो जो थ्रेड है, उस थ्रेड का टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको इस मास को लेकर के, चूंकि आपने ये देखा ना कि जो एक्सेलरेशन आपने निकाला है इसमें मास का कोई रोल नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो नाउ इट इज सो सिंपल, अगर इस क्वेश्चन को एक बंदा सीधा एनालाइज कर देता तो आंसर क्या लिखता, टेंशन इन स्ट्रिंग विच कनेक्ट्स ए एंड बी, टी इज इक्वल टू जीरो, वाई 30 सेकेंड्स का। ये देखेगा कि यार 0.2 है, यहाँ 0.3 है, ही नोज दैट कि इसका एक्सेलरेशन बड़ा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो इसके बीच में जो थ्रेड होगा उसका टेंशन क्या होगा, जीरो होगा। बस इतने देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइक नोइंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और अगर यहीं पे इसका एक्सेलरेशन आई मीन 0.3 के बजाय ये 0.2 होता और ये 0.3 होता, तो जो आप ये मेथड फॉलो कर रहे हैं इससे फॉलो करके चलिए, और यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, फिर टेंशन निकाल लीजिए, और रिजल्ट सही आएगा। तो मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए कि अगर 0.3 और 0.2 की जो आई मीन यू सी आई सेड कि अगर ये एंगल, ये जो थीटा है, इनके लिए जो एंगल ऑफ रिपोज है उससे बड़ा है, तो ये एक्सेलरेशन होगा। तो आपको चेक पॉइंट मिल गया कि अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से छोटा हुआ तो भाई समस्या है,
अगर एंगल ऑफ रिपोर्ट से बड़ा है तो ठीक बात है, फिर हम देखें कि इसका एक्सेलेरेशन इसके एक्सेलेरेशन का हम असेसमेंट कर लेंगे और फिर पता कर लेंगे, और फिर उसके हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बड़े सारे क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। हमें अगले लेक्चर जो फ्रिक्शन का होगा वो फ्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस बना करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो सेल्फ एडजस्टिंग वाली आप बात जानते हैं, अभी तक तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाया गया जहाँ पे इसको बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे जैसे क्वेश्चन डिफरेंट होता जाएगा, फ्रिक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते जाता है प्रॉब्लम को। तो चलो सीखेंगे हम लोग अगली क्लास में और सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप प्रमोटिंग, कीप कमेंटिंग। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।